ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहाँ हर कोई अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करता था। कोई बगीचों में काम करता था, कोई कस्बे जाकर मजदूरी करता था, तो कोई बाजार की गली में तरह तरह के व्यंजनों के स्टॉल लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसी गांव के एक किनारे में पंकज नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान अपनी बीवी पूजा के साथ रहता था। पंकज उत्तर प्रदेश से काम की खोज में यहाँ आया था, लेकिन उसके पास पैसा बहुत कम थी, क्योंकि वो एक सेठ के गेहूं के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन जब पंकज थकाहारा काम से घर लौटा, उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसकी बीवी पूजा चिंतित आवाज में बोली, सुनिए जी, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपकी इतनी कम कमाई से अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से घर का किराया भी बाकी है। अच्छा हुआ कि मकान मालिक दयालु हैं, इसलिए उन्होंने हमें थोड़ा वक्त दे दिया है। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे खेती के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है। क्यों ना हम अपना कोई छोटा सा धंधा शुरू करें? मैंने देखा है कि बाजार की गली में बहुत से लोग खाने के स्टॉल लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर हम भी कोई स्टॉल लगाकर कुछ बेचे तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। तुम्हारी बात तो सही है पूजा, लेकिन हम बेचेंगे क्या? वहां तो पहले से ही चिकन कबाब, मटन कीमा, मछली फ्राई, मटन रोल, भुट्टा चाट सब कुछ बिक रहा है। हम ऐसा क्या बेचेंगे जो लोगों को पसंद आए? पूजा भी सोच में पड़ गई। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वो उत्साह से बोली, अरे क्यों ना हम कुछ अलग बेचना शुरू करें, जैसे हम कोई मांसाहारी व्यंजन बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि बाजार में मांसाहारी व्यंजन बहुत कम है। इसी कारण लोग बस दाल चावल खाकर ऊब चुके होंगे। इस कारण हमारी बिक्री भी शानदार हो जाएगी। अरे पूजा, ये तो बढ़िया विचार है। और हम मांसाहारी व्यंजन में क्या ही बेचेंगे जो हमारे बजट में आ जाएगा? मटन तो सोना चांदी से महंगा बिकने लगेगा। क्या ही बेच सकते हैं हम, जिससे हमारी बचत भी हो जाए और हमारा मुनाफा भी निकल जाए? पूजा थोड़ी देर सोचने लगी, फिर बोली, अरे क्यों ना हम बिहारी चिकन लिट्टी बेचे, जिसमें खर्चा भी कम लगेगा और ऊपर से सबको बिहार का लिट्टी का स्वाद भी मिल जाएगा और कम पैसों में पेट भर खाना भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। आप उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं सुबह सुबह सब तैयार कर दूंगी और आपको बस उसे बाजार में जाकर बेचना होगा। अरे वाह पूजा, तुम तो छुपी कलाकार निकली। क्या शानदार सुझाव दिया है तुमने। बस भगवान की कृपा से हमारा ये विचार चल जाए। ठीक है जी, आप एक काम करो, अभी आप बाजार जाकर सारे सामान जैसे कि चना सत्तू 1 किलो, हरी धनिया, हरी मिर्च, सरसों का तेल, मैदा, अदरक, अजवाइन और चिकन सब ले आइए। मैं अभी बनाकर आपको चखाऊंगी, फिर आप बताना कि बेचने लायक है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी के अभी जाकर सारा सामान लेकर आ जाता हूँ। बस 2 मिनट में गया और 3 मिनट में आया। तभी पंकज बाजार के लिए निकल जाता है और सारा सामान लेकर घर जाने लगता है। और घर पहुँचते ही पूजा बोलने लगती है, अरे तुम आ गए, पूरा सामान तो ले आए ना, या कुछ छूट गया? हाँ पूजा, मैं सब याद से सारा सामान ले आया हूँ। पर पूजा, तुम मुझे ये बताओ कि बेचेंगे किसमें? हमारे पास ना कोई दुकान है ना कोई ठिकाना। हम बेचेंगे तो बेचेंगे किसमें? ये तो सोचने वाली बात है। अरे क्यों ना आप सरपंच जी की मदद ले। मैंने पड़ोसियों से सुना था कि वो सबकी सहायता करते हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारी भी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है पूजा, मैं अभी के अभी सरपंच जी के यहाँ जाकर मदद मांगता हूँ। तभी पंकज सरपंच जी के यहाँ निकल जाता है और सरपंच जी के घर पर पहुँचते ही बताने लगता है, अरे सरपंच जी, मैं हूँ पंकज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। सरपंच जी। अरे ठहरो ठहरो पंकज, ऐसा क्या हो गया जिसमें बस मैं ही सहायता कर सकता हूँ? सरपंच जी, दरअसल मैं अभी नया व्यापार शुरू करने वाला हूँ और मुझे उसके लिए एक ठेले की सख्त जरूरत है, और ऊपर से मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करते हो। और हाँ सरपंच जी, अगर आप किराए पर दोगे तो भी मुझे मंजूर है, और हर महीने के अंत में आपको रुपए दे दिया करूंगा। अरे पंकज बेटा, रुपयों की कोई परेशानी नहीं है। और रही बात ठेले की,
वो तो मेरे पास बहुत वर्षों से पड़ा है, पर ऊपर से मेरे किसी काम का ही नहीं है। ये अच्छा रहेगा कि किसी की मदद हो जाए और तुम्हें कोई रुपए नहीं देना पड़ेगा। जाओ, बाहर एक थैला है, उसको ले जाओ। तभी पंकज ठेला लेकर घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी बीवी पूजा उसके इंतजार में बाहर खड़ी थी। तभी पंकज को देखकर पूजा, अरे तुम आ गए, और तुम्हारी खुशी को देखकर लग रहा है कि तुम्हें ठेला मिल गया। हाँ पूजा, तुमने सही कहा। सरपंच जी बहुत दयालु निकले, बिना कोई हिचक के ठेला दे दिया और ये भी बोला कि इसके रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो खुशी की बात है। चलो चलो, अब मैं तुम्हें मेरे हाथ का बिहारी चिकन लिट्टी खिलाती हूँ जल्दी से। तभी पूजा चिकन लिट्टी बनाने लगती है और बनाने के बाद पंकज को खाने के लिए दे देती है। पंकज बड़े मजे से खाने लगता है और खाने के बाद कहता है, अरे वाह 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 पूजा, तुमने तो धमाल कर दिया। क्या लाजवाब चिकन लिट्टी है। मेरी माँ का स्वाद याद आ गया। वाह वाह वाह, कल से पक्का मैं यही बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह पंकज अपना चिकन लिट्टी का स्टॉल लेकर एक बाजार के किनारे में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ, पंकज के बिहारी चिकन लिट्टी खाओ। एक बार खाओगे तो बिहारी बन के जाओगे। आओ भाई आओ। तभी उसकी आवाज सुनकर दो आदमी उसके ठेले के पास आते हैं और कहने लगते हैं, बिहारी चिकन लिट्टी। भाई हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। एक बार खाकर तो देखो, दाल चावल और पूरी सब्जी भूल जाओगे। अरे वाह पंकज भाई, आपने तो चिकन लिट्टी का स्टॉल लगाकर बहुत एहसान किया, क्योंकि हम हर रोज बस दाल चावल और ऊपर से मांसाहारी लोगों के लिए उतना कुछ खाने की चीज ही नहीं थी। अच्छा हुआ आपने लगा दिया। वैसे एक प्लेट कितने का है? मात्र 60 रुपए है। भाई साहब, एक प्लेट में आपका पूरा पेट भर जाएगा और आप एक बार खाओगे तो आपको पूरा बिहार का स्वाद मिल जाएगा और बार बार आओगे। ठीक है? ठीक है पंकज भाई, तुम इतना ही कह रहे हो तो हम दोनों को एक एक प्लेट खिला दो। तभी पंकज दोनों को एक एक प्लेट चिकन और लिट्टी दे देता है। जैसे ही दोनों खाते हैं, उनकी आंखें चमक उठती है और खाने के बाद कहने लगते हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। ओहो, मजा ही आ गया। वो लिट्टी में भरा हुआ सत्तू और कड़ाही बना हुआ चिकन लेग पीस। पंकज भाई, आपने तो मुझे तृप्त कर दिया। इतना बेहतरीन व्यंजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था और हमारे घर में कभी ऐसा स्वाद नहीं मिला। वाह पंकज भाई, आपको हम मान गए। मैंने बताया था ना, एक बार खाओगे तो यादों में घूमते रह जाओगे। और हाँ, और सब गांव वालों को मेरे चिकन लिट्टी के बारे में बताना मत भूलना। तभी थोड़ी देर में देखते ही देखते पंकज के ठेले के यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसका पूरा खाना खत्म हो जाता है और पंकज खुश होकर शाम तक घर लौट जाता है। और उसे देखकर उसकी बीवी पूजा कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? कुछ हुआ है क्या? और आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? अरे पूजा, ये सब बस तुम्हारे हाथ के जादू से संभव हुआ है। मेरा पूरा चिकन लिट्टी बस 2 घंटे में खत्म हो गया था और सबको बहुत पसंद आया और बहुत लोग खाली पेट घर चले गए। कल से हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी खुशी भी देख रही हूँ और रुपए भी। बस ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा चले और कुछ नहीं। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाता है और पंकज की कमाई भी अच्छी खासी हो गई थी और उसी शाम को वो मकान मालिक के पास जाकर सारे रुपए दे देता है। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाता है और पंकज की दुकान अच्छा खासा चलने लगी थी। उसके कारण आसपास के शाकाहारी स्टॉल के पास कोई नहीं आ रहा था, बस उनका नुकसान हो रहा था। तभी सुरेश नाम का आदमी घर बैठे बैठे सोचता है, अरे ये पंकज ने तो हद कर दी। इसके कारण हमारे इस स्टॉल के पास कोई आ ही नहीं रहा। लगता है इस पंकज को सबक सिखाना पड़ेगा। रुक बेटा, मेरे से पंगा करेगा ना तू? तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। एक काम करता हूं, क्यों ना मैं रात को जाकर उसका ठेला जला दूं। इस तरह ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी रात को सुरेश पंकज के ठेले के पास आता है और ठेले पर आग लगा देता है। फिर कहता है, अब देखता हूं मेरा धंधा कैसे चौपट करता है। अब उसे समझ में आएगा
कि मेरे से पंगा लेने का क्या नतीजा है। गली सुबह जब पंकज ठेला लेने के लिए ठेले के पास जाता है, तभी ठेला का ये हालत देखकर जोर जोर से कहने लगता है, अरे किसने मेरे ठेले को जला दिया? हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरा एक ही जरिया था कमाने का, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? और मैं अपना घर कैसे चलाऊं? पंकज काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी ये बोलकर पंकज उदास मन से घर चला गया। घर जाते ही पंकज को उदास देखकर पूजा कहती है, अरे जी क्या हो गया, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं तुझे पूजा, जो कमाने का जरिया था वो भी हाथ से निकल गया। आज जब मैं ठेला देखने गया तो ठेला जला हुआ मिला। पता नहीं हम लोगों का सफलता किसको नहीं देखा गया। अरे जी आप ये क्या बोल रहे हो? ये कौन हमारा ठेला जला दिया? हमने सपना देखा था नया घर बनाने का, वो भी चूर चूर हो गया। आप एक काम करिए, आप जल्दी से सरपंच जी के पास जाइए, वही कुछ समस्या का हल निकालेंगे। ठीक है पूजा, मैं अभी के अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। तभी पंकज सरपंच जी के पास जाता है और सरपंच जी के पास जाते ही कहने लगता है, अरे सरपंच जी, आज बड़ा अनर्थ हो गया। अरे पंकज धीरे बेटा धीरे, ऐसा क्या हो गया? और तुम इतना निराश क्यों हो गए हो? अरे सरपंच जी, मैं क्या ही बताऊं। तभी पंकज सरपंच जी को सारी बात बताता है। पंकज का बात सुनने के बाद सरपंच जी कहते हैं, अरे पंकज, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। मुझे तो ये किसी की चालबाजी लग रहा है। तुम एक काम करो, मेरे पास थोड़े रुपए हैं, उसको ले जाओ और एक नया ठेला खरीदो और वापस से स्टॉल लगाओ। उसके बाद मुझे पता है कि जिसने भी ये काम किया होगा वो कल तुम्हारा नया ठेला देखकर वापस जलाने जरूर आएगा। तब हम सब पकड़ लेंगे उसे। धन्यवाद सरपंच जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। तभी पंकज नया ठेला लेकर उसी बाजार की गली पर अपना ठेला लगाकर बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ सुरेश के ठेले के पास कोई नहीं आ रहा था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहां से जा रहा था। तभी पंकज उसे बुलाता है और कहने लगता है, अरे भाई, तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो, आज क्यों नहीं आए मेरे पास? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे सुरेश भाई, वो क्या है कि मैं आजकल पंकज के बिहारी चिकन लिट्टी खाने जाता हूँ और अभी अभी मैं वहीं से खाकर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया और तभी सुरेश सोचने लगता है, असंभव, अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद उसके ठेले पर आग लगाई थी और ये अचानक से नया ठेला कहां से आ गया? कोई बात नहीं, आज रात को फिर से जाकर उसके ठेले पर आग लगा दूंगा। उसी रात को जब सब सो जाते हैं तभी वापस सुरेश पंकज के ठेले के पास आ जाता है। जैसे ही सुरेश ठेले पर आग लगाने वाला था तभी सरपंच जी और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और सुरेश को देखकर कहने लगते हैं, अच्छा बेटे, सुरेश तो ये सब तुम्हारा किया करा है और तुम्हें पंकज से क्या परेशानी है बेटा? अगर कोई अपने पैर पे खड़ा हो रहा है तो उसने ना कुछ तुम्हारा बिगाड़ा, ना वो तुम्हें जानता है, फिर भी तुम्हें ये क्यों किया? अरे सरपंच जी और गांव वालों, आप सब यहाँ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ये सब बस लालच में आकर कर बैठा। पंकज की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया था, इसी कारण मुझे ये चुनना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं ये हरकत दोबारा नहीं करूंगा। मुझे कृपया करके सब क्षमा कर दीजिए। क्षमा वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाली और तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम कोई ठेला इस गांव में नहीं लगाओगे और अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, समझे? और मेरे पास दूसरा विकल्प भी है जो सीधा थाने पर लेकर चला जाता है। नहीं सरपंच जी, मुझे पहला शर्त मंजूर है। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगा। तभी सुरेश गांव छोड़कर चल जाता है और इधर पंकज चिकन लिट्टी खुशी खुश बेचने लगता है।